जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं डॉक्टर मिथिलेश भास्कर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। मैं आशा करती हूं कि आप सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और सुरक्षित होंगे। देखिएगा, जो ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें सभी लोग मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं कि क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि वो आपने देखा है कि पढ़ने के लिए भी मन नहीं करता है। बल्कि ये रियलिटी है कि हमारे सामने एक तो कोई उद्देश्य नहीं है, अभी एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, और दूसरा देखा जा रहा है कि इस कोरोना काल में सभी के घर में कोई ना कोई परेशानी चल रही है या फिर बहुत सारी अप्रिय घटनाएं सुनने के लिए मिल रही हैं। और इसी कोरोना काल के चलते हुए अब हम आपको, यानी कि आपके टारगेट से आप लोग ना भटकें, इसलिए हमने अपने YouTube चैनल के ज़रिए आपको आपके उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए ये YouTube चैनल स्टार्ट किया था। और आज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं संस्कृत काव्य शास्त्र के कवि, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ये एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि जैसे कि ये है कि काव्य शास्त्र से संबंधित भरत मुनि की कोई रचनाएं पूछ ली, वामन की पूछ ली, या फिर रुद्रट की पूछ ली, अभिनव गुप्त की पूछ ली, और कभी कभी उनका क्रम भी लगाने के लिए आ जाता है कि कौन सा लेखक किस काल का है, उसे क्रम से लगाइए, आरोही क्रम में लिखिए, या फिर उनकी रचनाओं का क्रम भी आ जाता है। तो इसलिए आज हम शुरू करते हैं संस्कृत काव्य शास्त्र की प्रमुख रचनाएं और उनके कवि। देखिएगा, संस्कृत काव्य शास्त्र के रचनाकार और उनकी रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। देखिए, सबसे जो पहले रचनाकार हैं वो हैं भरत मुनि। सबसे पहले रचनाकार हैं, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब हम क्रम से लगाते हैं तो हम यहीं पर गलती कर देते हैं। अरे नहीं, ये तो भोजराज होंगे या फिर महिम भट्ट होंगे। तो सबसे पहले इस क्रम के जरिए हम बहुत सारी रचना और रचनाकारों को क्लियर करेंगे। स्पष्टीकरण दिया हुआ है, अब हमें इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखिए, भरत मुनि जो इनका समय है वो है प्रथम शती, यानी कि सबसे पहले इन्होंने अपनी रचना लिखी थी। और जो इनकी रचना है वो है नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र में जो है इनके 36 अध्याय हैं तथा 5000 इन्होंने श्लोक दिए हुए हैं। नेक्स्ट है भाम्य। अब देखिए, भाम्य की परिभाषा भी पूछी जाती है, जो कि हमने अपनी पहली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि भाम्य जो हुए हैं ये छठी शताब्दी के कवि हुए हैं। और इनकी जो रचना है वो है काव्य अलंकार, ठीक है। और काव्य अलंकार में 6 परिच्छेदों में ये विभक्त है, यानी कि इसे 6 परिच्छेदों में बांटा गया है इनकी रचनाओं को। नेक्स्ट कवि हैं दंडी। अब दंडी की जो रचना है और ये किस काल के हैं, दंडी भी 6ठी शती के हैं, और इनकी रचना का नाम है काव्य दर्श। बहुत पूछा गया है ये, और ये 4 परिच्छेदों में विभक्त है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्रम को हम देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले भरत मुनि, भाम्य आए, उसके बाद फिर दंडी, अब उसके बाद में कौन है, नेक्स्ट कवि हैं उद्भट। ये 8वीं शती के हैं और इनके काव्य या फिर इनकी रचना का नाम है काव्य अलंकार 60 संग्रह, ठीक है। काव्य अलंकार 60 संग्रह उद्भट की रचना है। नेक्स्ट है वामन जो है, ये देखिए, वामन के बारे में आप सभी जानते हैं कि वामन रीति संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। और इनका जो समय है वो 8वीं शती है, और इनकी रचना का नाम है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। तो इसको हम अच्छे तरीके से देख लेंगे, क्योंकि देखिएगा, काव्य अलंकार यहाँ पर भी आया है। काव्य अलंकार ज़्यादातर रचनाओं में दिया हुआ है, लेकिन जैसे कि है आपका वामन का था काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है, लेकिन जो रुद्रट का है वो काव्य अलंकार है,
ठीक है, और ये 16 अध्यायों में विभक्त है और 734 इसमें श्लोक हैं। नेक्स्ट है आनंदवर्धन। आनंदवर्धन के बारे में भी आप जानते होंगे। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अब देखिए, आनंद, अच्छी ध्वनि अगर जो हमारे कानों में पड़ जाए तो क्या आएगा, हमें आनंद ही आनंद होगा। तो आनंद के लिए ये रचनाएं भी हमें याद करनी बहुत ही ज़रूरी हैं कि बातों का ही आनंद न लेकर के रचनाओं पर हमें फोकस करना है। आनंदवर्धन ये 10वीं शती के हुए हैं लेखक, और ये जो है इनकी रचना का नाम है ध्वन्यालोक। ठीक है, ध्वनि से देखिए, आनंदवर्धन किस रचना, क्या कौन से संप्रदाय के हैं, ध्वनि संप्रदाय, और ध्वनि से ही इनको याद कर लेंगे ध्वन्यालोक। ठीक है, ध्वन्यालोक को याद हो जाएगा। नेक्स्ट है राजशेखर। राजशेखर 10वीं शती के ये लेखक हैं, और जो है इनका देखिए काव्य मीमांसा, ये यहाँ पर जरूर देख लेगा कि कंफ्यूज नहीं होना है। जिस तरीके से ये क्रम इधर दिया हुआ है ऐसे ही रचनाओं का क्रम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो 8वें जो लेखक हैं वो है राजशेखर, 10वीं शती के हैं, और राजशेखर की रचना का नाम है काव्य मीमांसा। अब भाई काव्य मीमांसा, जब राज करेगा कोई तो काव्य, अब उसके राज्य में क्या होने चाहिए, बहुत सारे कवि भी होने चाहिए जो कि कविताओं को अच्छे तरीके से विश्लेषण कर सकें, अच्छी अच्छी कविताएं उनके राज्य में और कवि भी होते रहें। नेक्स्ट है अभिनवगुप्त। 9वें लेखक हैं अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त भी 10वीं शती के हैं, और इनकी रचना का नाम है ध्वन्यालोचन। भाई ध्वन्या, अभी अभी हमारे कानों में ध्वनि सुनाई दी है हमें, और क्या सुनाई तो दी है, लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि हमें कुछ चीज़ें दिखाई भी देती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि डीजे बज रहा है, उसकी ध्वनि आ रही है, या कोई शादी में डांस वगैरह कर रहे हैं तो ध्वनि अच्छी लग रही है, उसको हम इंजॉय करके देखते भी हैं। नेक्स्ट है कुंतक। अब देखिए कुंतक का जो कुंतक की रचना का क्या नाम है, और ये किस संप्रदाय के हैं, औचित्य, कुंतक की जो समय है वो 10वीं शती है, और ये इसकी जो रचना का नाम है वो है वक्रोक्ति जीवितम। ठीक है, वक्रोक्ति जीवितम कुंतक की रचना है। नेक्स्ट है धनंजय। धनंजय जो है वो 11वीं शती के लेखक हैं, और इनकी रचना का नाम है 10 रूपक। अब भाई 10 रुपये धनंजय पता चल रहा है कि धनंजय भी धन, ठीक है, अब धन में कितने मांग रहे हैं, भाई 10 रुपये दे दीजिए, हम तो उसी में ही खुश हैं कि आज के टाइम में 10 रुपये भी, जो लॉकडाउन चल रहा है वो भी, जब देखिए जिसकी जॉब छूट गई है तो वो भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो 10 रूपक यानी कि धनंजय, यानी कि 10, 5 और 5 उंगली मिला करके कितनी हो गई, 10। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको कनेक्ट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट है आचार्य भोजराज। भोजराज जो है वो 11वीं शती के लेखक हैं, और इनकी जो रचना का नाम है देखिए 12 नंबर पर ये आ रही है, और 12 नंबर पर इधर भी हम देखते हैं श्रृंगार प्रकाश है एक तो इनकी रचना का नाम, और जो दूसरी ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती है वो है सरस्वती कंठाभरण। ये सरस्वती कंठाभरण को कई एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट है आचार्य क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र के जो हैं ये 11वीं शती के हैं, और इनकी रचना का नाम है औचित्य विचार चर्चा और कवि कंठाभरण। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। नेक्स्ट है मम्मट। मम्मट जो है वो 11वीं शती के हैं ये भी, और इनकी रचना का नाम काव्य
प्रकाश है। अब इस रचना को, ये रचना तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे कनेक्ट करें, कैसे याद करें, तो देखिए मम्मट आपने देखा है कि जब छोटा बच्चा होता है तो छोटे बच्चे को यानी कि वो क्या जब जिद करता है तो उसके लिए क्या कहते हैं, देख चंदा मामा, ऐसे बोलते हैं ना कि चंदा मामा। अब चंदा मामा यानी कि मम्मट मामा, और ये क्या है, काव्य। अब देखिए कि जो मम्मट की रचना है वो है काव्य प्रकाश, ठीक है। जो बच्चा जिद करता है कि चंदा मामा, तो चंदा मामा से इसे यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है महिम भट्ट। अब महिम भट्ट जो है वो 12वीं शती के लेखक हैं और इनकी रचना का नाम है व्यक्ति विवेक। भाई व्यक्ति को विवेक जरूर रखना चाहिए और यह है उसकी महिमा का गुणगान होता है। अच्छा व्यक्ति होगा तो उसके लिए अच्छी बातें बोली जाती हैं। नेक्स्ट है रोयक की रचना, ये है 12वीं शती के और इनकी जो रचना है 16वें नंबर पर देखिएगा अलंकार सर्वस्व, ठीक है। नेक्स्ट है वाग्भट भी 12वीं शती के हैं और इनकी रचना का नाम है वाग्भट अलंकार। देखिए इनके नाम से ही इसको पहचाना जा रहा है। नेक्स्ट है हेमचंद्र मोस्टली मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये लेखक और इनका जो समय है वो कौन सा है, ये 12वीं शती के हैं और इनकी रचना का नाम काव्य अनुशासन है। भाई काव्य अनुशासन रखना चाहिए कि ये हेमचंद्र, भाई हेमचंद्र यानी कि ये नाम है, एक लेखक हैं और इन्होंने बहुत ही काव्य में अनुशासन स्थापित किया था, व्याकरण से संबंधित ग्रंथ बनाया था और इसको बहुत ही लोगों ने पसंद किया था। नेक्स्ट है जयदेव। अब देखिए जयदेव को तो आप जानते ही हैं, ये 13वीं शती के लेखक हैं और इनकी रचना का नाम है चंद्रालोक, ठीक है। नेक्स्ट है विश्वनाथ जो है, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि विश्वनाथ ये जो है ये 14वीं शती के हैं और इनके जो साहित्य का नाम है बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, साहित्य का नाम है साहित्य दर्पण। अब देखिए विश्वनाथ, भाई विश्व के नाथ हैं तो जो साहित्य है वो क्या सभी को उसका दर्पण दिखाई देता है कि साहित्य पूरे वर्ड में लिखा जाता है। अब वो अलग बात है भाई हिंदी का लिखा जाए या फिर संस्कृत का या फिर अदरवाइज कोई काव्य लिखा गया हो। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है और काव्य शास्त्र से संबंधित जो अन्य लेखक हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आए हैं और आप सभी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।